चलिए जी शुरू करते हैं। अच्छा भाई, लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ कंपनीज खत्म किया था, सही है। तो अभी हम उसको स्पेल टेक्स्ट से रीड करेंगे। मैंने बोला था ये भी मैं क्लास में ही करूँगा, सही है। अच्छा, इसमें हमने इसको दो हिस्सों में ब्रेक किया था। मैंने एक ग्राफ बनाया था, याद है? उसमें मैंने बोला था कि इसके अंदर आएंगे कौन सी कंपनी की डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन का नाम दिया था। कंपनी की डेफिनेशन इसमें थी, और कंपनी लॉ की डेफिनेशन थी, और बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन थी, सही है। और जो दूसरा पार्ट था इस टॉपिक का, उसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ कंपनीज बनाई थी, जिसके अंदर टाइप बाय मेंबर्स फैकल्टी, बाय स्टेटस और अदर्स। तो जो बाकी डेफिनेशन थी जैसे पब्लिक सेक्टर और फॉरेन कंपनी वगैरह, वो हमने अदर्स में रखी थी, ताकि एक पेज पे डायग्राम बन जाए उसकी, वो माइंड में रखी। इको बहुत है यार, क्या करूं, इको क्यों आ रही है? यार बाकी सारे बताओ, सही है आवाज? नहीं, एक सेकंड यार, क्या हो गया है? सॉरी यार, चेक कराते हैं। मैं तो यार बहुत वो भी 20 मिनट ही प्लान होने बचेंगे। हमारा टॉपिक खत्म हो गया। तो सही आ रही आई थी। यार अभी सही आ रही है आवाज? सही हो गई, चलेंगे। सही आवाज अभी? बंद कर देना। चलो शुरू करते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि हमने इसको दो हिस्सों में तोड़ा था, तो अभी हम स्टडी टेक्स्ट से रीड कर लेते हैं, सही है। मैं माइंड मैप इसलिए बनवाता हूँ क्योंकि स्टडी टेक्स्ट के ऊपर जब तुम जाओगे ना तो चीजें फैली हुई है, तो तुम बोलोगे कि, ताकि तुम्हें श्योर हो कि इस टॉपिक के अंदर ये टॉपिक थे, ये मैंने पढ़ लिया तो ये मेरा खत्म हो गया, सही है। अच्छा जी, कंपनी की डेफिनेशन पे आते हैं। कंपनी मीन्स अ कंपनी। इसमें हमने दो बातें करनी थी, सही आवाज सही है तो मुझे क्यों ऊपर भेजा था? अभी यहाँ से मैंने किया तो उसको सही हो गया। हाँ, सही है। इसके अंदर हमने दो लफ्ज हमने बोला था इंपॉर्टेंट है, कौन सा? फॉर्म
एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट और द कंपनी लॉ, ये तो अभी तक हमें याद हो चुकी है। सही है। दूसरी डेफिनेशन हमने देखी थी कंपनी लॉ की। हमने बोला था कि भाई कंपनी तो हमने देख लिया, अब ये कंपनी जिस लॉ के थ्रू गवर्न होती है उसकी डेफिनेशन क्या है, लॉ ने किस तरह बताया कि कंपनी लॉ क्या है। तो हमने बात की थी कि कंपनी लॉ के अंदर एक कंपनीज एक्ट 1930 था, 1984 ऑर्डिनेंस था, और ऑर्डिनेंस 2016 था, और अभी जो चल रहा है कंपनीज एक्ट 2017। अच्छा, इसके अलावा हमने फिर ऑर्डिनेंस और एक्ट के अंदर डिफरेंस देखा था। हमने कहा था कि भाई जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के थ्रू पास होता है उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं, और जो प्रॉपर लेजिस्लेशन असेंबली से पास होके आता है उसको हम एक्ट कहते हैं। सही है। फिर हमने बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पढ़ी थी। बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर हमने बोला था कि 3 चीजें इंक्लूड होंगी और 2 चीजें एक्सक्लूड होंगी। अच्छा, इंक्लूड कौन सी 3 चीजें हमने कहा था? बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट और कंपनी लॉ। मतलब नई और पुरानी कंपनीज जो हैं हमारे पाकिस्तान के लॉ के हिसाब से बनी है, कंपनीज एक्ट या कंपनी लॉ के हिसाब से, वो बॉडी कॉर्पोरेट है। कंपनी तो है ही है लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट भी है। अच्छा, फिर हमने बात की थी कि सर अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। हमने बोला था अच्छा यहाँ की कंपनी तो बॉडी कॉर्पोरेट है, व्हाट इफ के बाहर की हो। सही है। तो लॉ कहता है कि जो बाहर की कंपनी होगी उसको भी तुम कह देना कि वो बॉडी कॉर्पोरेट है। सही है। और फिर अ बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट इन द रेलेवेंट स्टैट्यूट। इसके अंदर हमने बोला था कि भाई जो रेलेवेंट लॉ के हिसाब से बनी है, कंपनीज एक्ट के, कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई। सही है। लेकिन अपना उसका लॉ बना दिया गवर्नमेंट ने, जैसे हमने बात की थी पाकिस्तान रेलवे, पीआईए या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। फिर लॉ कहता है 2 चीजें हटा देना। सही है। वो कहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटेड टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिंग सोसाइटीज। सोसाइटीज जो होती है, हमने बोला था कि कम्युनिटीज जो बनती है अपनी लोगों की फलाह बहबूद वेलफेयर के लिए, लोकल कम्युनिटीज, उनको हटा देना, वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। और दूसरा लॉ कहता है एनी अदर एंटिटी नॉट बीइंग अ कंपनी एज डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट और अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग। सही है। कंपनीज एक्ट के हिसाब से या किसी और लॉ के हिसाब से अगर वो कंपनी नहीं है, सही है, विच द कंसर्न मिनिस्टर, जो मिनिस्टर, जो गवर्नमेंट मतलब फेडरल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये कंपनी नहीं है। सही है। या तो उसने कंपनीज एक्ट में बोल दिया या किसी और लॉ में बोल दिया या कोई नोटिफिकेशन दे दिया, एसआरओ दे दिया, तो हम कहेंगे कि भाई ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, क्योंकि लॉ ने, फेडरल गवर्नमेंट ने मना कर दिया। सही है। अच्छा, फिर इसी डेफिनेशन के एनालिसिस हुए हमें, ये याद करने की नीड नहीं है। सही है। डेफिनेशन याद करनी है हमें, ये एनालिसिस उसमें स्टडी टेक्स्ट में समझाने के लिए लिखे हुए हैं। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको याद तो स्टडी टेक्स्ट से ही करना है। अभी मैं ये चैप्टर खत्म होगा ना तो मैं काम करूंगा, एक हैंडआउट दे दूंगा। सही है तुम लोगों को। उस हैंडआउट में क्या होगा, इस चैप्टर की जो हमने पीपीटीज बनाई है सारी वो आ रही होंगी पहले, फिर पीपीटीज खत्म होंगी तो मैं सोच रहा हूँ स्टडी नोट्स दे दूं तुम लोगों को इधर से ही बना के, लेकिन रेलेवेंट चीजें डाल के उसमें, ताकि मतलब तुम्हें उसके अंदर जो आ रहा होगा ना वो सारा याद करना होगा, क्योंकि स्टेट टेक्स्ट के अंदर बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं, फिर उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो बच्चा ऐसा ना हो कि उसको भी याद करने बैठ जाए। जैसे ये अभी एनालिसिस दिए हुए हैं इस डेफिनेशन के, ये सिर्फ उसने समझाने के लिए दिए हुए हैं। सही है। तो स्टडी नोट्स का एक हैंडआउट में दे दूंगा अभी, जैसे ये चैप्टर खत्म होगा, और उसके बाद फिर उसमें एमसीक्यूज आ रहे होंगे उस चैप्टर के, प्रैक्टिस क्वेश्चन आ रहे होंगे और पास पेपर, और उसके एग्जामिनर कमेंट सॉल्यूशन वगैरह की आंसर की। सही है। ऑनलाइन क्लियर है हम, किसी का कोई सवाल तो नहीं है? आज वो लड़का नहीं है, कोई नाम याद नहीं आ रहा मुझे। नहीं नहीं, वो बोलता है मेरी चैट का भी जवाब दिया करो वरना लेफ्ट अलोन फील होता है। नाम याद नहीं आ रहा है मुझे उसका। अच्छा, एनालिसिस में कहता है कि द लिटरल मीनिंग ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन एंड देयरफॉर एवरी कंपनी एज डिफाइंड अबव इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। फिर कहता है हाउएवर द डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट इज ब्रॉडर एंड in addition to companies registered in Pakistan, it also includes companies incorporated in foreign companies and statutory bodies जो relevant law से बनी हुई है, फॉर एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वगैरह। सही है। फिर कहते हैं हाउ एवर फॉर द पर्पज ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 अ कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल नॉट
considered a body corporate. Federal government may also exclude a foreign company or statutory body from the definition of body corporate for the purpose of that. मतलब वो कह रहा है अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी को एक्सक्लूड कर सकती है. फिर एग्जांपल्स के थ्रू वो समझा रहा है कि ऑरेंज लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान, सही है, एंड इज ऑपरेटिंग अ ब्रांच ऑफिस अराउंड द ग्लोब. ऑरेंज लिमिटेड इज अ कंपनी एंड ऑल्सो अ बॉडी कॉर्पोरेट. सही बात है. क्यों? एग्जैक्टली ये पॉइंट है कि वो कह रहा है कि पाकिस्तान में बनी है. हमने डेफिनेशन में देखा कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान, तो बॉडी कॉर्पोरेट है. अच्छा, वो लॉ के हिसाब से कंपनी भी है और बॉडी कॉर्पोरेट भी है, सही है. फिर दूसरी एग्जांपल में वो कह रहा है कि ऑरेंज इनकॉर्पोरेशन इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए, बाहर बनी है, एंड इज ऑपरेटिंग अ ब्रांच ऑफिस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में ब्रांच ऑफिस बनाया हुआ है. इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट बट नॉट अ कंपनी. इस डेफिनेशन के हिसाब से सोचना सही है, ओवरऑल बात नहीं कर. इस डेफिनेशन के हिसाब से वो बॉडी कॉर्पोरेट तो है लेकिन कंपनी नहीं है. अच्छा, एक और चीज भी है, ये एग्जांपल कहीं और भी फिट हो सकती है जो हमने पढ़ा है. फॉरेन कंपनी, एग्जैक्टली. हमने कहा था ना फॉरेन कंपनी वो भी तो दो चीजें करती होगी, या तो ब्रांच ऑफिस होगा या बिजनेस ऑफिस कंडक्ट करती होगी. तो उस एग्जांपल को अगर मैं दिमाग में रखूं, उस डेफिनेशन को, तो ये फॉरेन कंपनी भी हो गई. अगर फॉरेन कंपनी है तो ऑटोमेटिकली वो बॉडी कॉर्पोरेट भी है, सही है. अच्छा, XYZ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इज जनरली अ बॉडी कॉर्पोरेट बट फॉर द पर्पस ऑफ कंपनीज एक्ट, बोल रहा है वैसे तो वो बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब जनरली अगर मैं बात करूं, लेकिन इस एक्ट को कंसीडर करूं तो ये एक्ट बोलता है कि वो शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट. सही है भाई, हमारा लॉ हमें जो बोलेगा हम तो वो मानेंगे. फिर एक और एग्जांपल है कि ऑरेंज इनकॉर्पोरेशन इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए, ठीक है, यूएसए में बनी है, एंड इज ऑपरेटिंग अ ब्रांच ऑफिस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में उसकी ब्रांच है. इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट बट नॉट अ कंपनी. द कंसर्न मिनिस्टर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट notified that Orange Incorporation shall not be considered a body corporate for the purpose of Companies Act 2017. अब वो कह रहा है कि ऑरेंज लिमिटेड शैल नॉट बी अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017. पहले उसने दूसरी वाली जो एग्जांपल थी यूएसए वाली, उसको इससे कनेक्ट किया. उसने बोला भाई यहाँ तक तो बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन बाद में क्या किया, मिनिस्टर ने बोल दिया कि अब से ये नहीं है. तो कह रहा है कि फिर इस लॉ की कंप्लायंस के लिए हमने ये कह दिया कि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, गवर्नमेंट ने मना कर दिया, सही है, फॉर व्हाटसोएवर रीजन, जो भी होगा. अच्छा, फिर हमारे पास आती है फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन. फॉरेन कंपनी में हमने कहा था कि भाई दो चीजें होंगी, एक तो बिजनेस ऑफिस होगा या लाइसेंस ऑफिस होगा. अब वो थ्रू फिजिकल होगा या इलेक्ट्रॉनिक मोड होगा, और इटसेल्फ खुद भी कर सकता है ब्रांच ऑफिस, या फिर उसने कोई एजेंट अपॉइंट किया हुआ होगा, सही है. अच्छा, फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान. पहले तो ये कि बाहर बनी हो, सही है. अब फिर उसके बाद पॉइंट नंबर ए में कहता है विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस. प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब लाइसेंस ऑफिस, सॉरी ब्रांच ऑफिस, और लाइसेंस ऑफिस. लाइसेंस ऑफिस मतलब कनेक्टिंग ऑफिस, जो बाहर के ऑफिस को और इधर को कनेक्ट कर रहा होगा, इन पाकिस्तान, वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट. यहाँ तो खुद खुद से किया हुआ या किसी एजेंट को अपॉइंट कर दिया, फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, सही है. फिर दूसरे पॉइंट में कहता है यहाँ तो कोई बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करता हो पाकिस्तान में, तो तब भी वो फॉरेन कंपनी है. अच्छा, इसकी एग्जांपल फिर दे रहा है कि ऑरेंज इनकॉर्पोरेशन है, इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए. अच्छा, ये वही वाली एग्जांपल है जो अभी हमने बाहर खुद ही कनेक्ट कर ली थी इसके साथ. फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा है भाई, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एक्सप्लेन द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन. ये पास पेपर का सवाल है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे एग्जामिनर कमेंट के साथ, सही है. अब देखो इसमें सॉल्यूशन दिए है ना, एज रिटेड अपना पैराग्राफ उठाया ऊपर से और चिपका दिया. मैंने भी यही बोला था कि जब भी डेफिनेशन हो ना, तब मतलब अपने लफ्ज वाली होशियारी नहीं, मतलब डेफिनेशन पूछे तो आपको वो एज इट इज लिखनी पड़ेगी. अगर फुल मार्क्स चाहिए तो हो सकता है कि एक दो लफ्ज आपने आगे पीछे कर दिए, वो मार्क्स नहीं काटे अगर उसकी नजर में मीनिंग चेंज नहीं हो रहा. लेकिन अगर मतलब कोई डिपेंड करता है, अब उसने काट दिया तो फिर इजी मार्क्स लूज हो जाएंगे, क्योंकि एक एक नंबर कीमती है. कुछ पता नहीं होता कौन सा ऐसा नंबर होगा जो आपको पास कराएगा उसने. पूरे 4-5 महीने की तैयारी एक तरफ होती है और
वो 3 घंटे की गेम अलग होती है पेपर की। चलें जी, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज। अच्छा, टाइप्स में पहले ये बता रहे हैं कौन से टाइप्स अकॉर्डिंग टू मेंबर्स लायबिलिटी। अब मेंबर्स लायबिलिटी के अंदर हमने कहा था कि भाई 3 तरह की टाइप्स हमने पढ़ी। हमने बोला था लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। अच्छा, पहले वो बताता है लिमिटेड बाय शेयर्स, ये पढ़ लेते हैं। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 20 है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मींस अ कंपनी having the liability of its members limited by the memorandum to the extent of amount, if any, remaining unpaid on the shares respectively held by them. As it is वही लफ्ज है, मतलब जो मैंने पीपीटीज बनाई है इधर से ही बनाई है, और ये जो है कंसिस्टेंट है बेरेट से आपका। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब मैं कुछ और फॉर्मेशन में या कुछ और लफ्ज यूज करके पढ़ा रहा हूँ ताकि तुम याद करो, तो सारी चीजें कंसिस्टेंट ही है, सही है। अच्छा, फिर आगे कहता है मोस्ट बिजनेसेस दैट इनकॉर्पोरेट एज अ कंपनीज आर कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। मोस्टली जो होती है वाकई में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ही होती हैं, सही है। उनके मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ शेयर जो उन्होंने अनपेड होते हैं वो होती है फैनी। वैसे पाकिस्तान में मतलब ऐसा ये कॉन्सेप्ट होता नहीं है कि पार्टली पेड शेयर्स वाला, सही है। हम पेमेंट फुल ही होती है इधर, लेकिन ऑप्शन है लॉ में, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, सही है। डेफिनेशन फिर अगली आती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। हमने बोला था वही बात है, बस इसके अंदर जो अमाउंट होती है वो लिमिटेड टू द अमाउंट जो उसने गारंटी की होती है कि मैं वाइंडिंग अप के वक्त ये अमाउंट पे करूंगा, उतनी होती है, सही है। इसमें कहता है कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मीन्स अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू सच अमाउंट as the member may respectively thereby undertake to contribute to the assets of the company in the events of its being wound up. अच्छा, फिर हमने इसका बोला था कि अब गारंटी लिमिटेड दो तरह की होंगी, सही है, याद आ रहा है ना, कि हैविंग शेयर कैपिटल या फिर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अब नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में हमने बोला था कि एग्जांपल में कि अभी जो मेन डेफिनेशन है उस वही चिपका दो कि उतनी अमाउंट देनी होगी जितनी वाइंडिंग अप के वक्त मतलब उसने बोला होगा कि मैं दूंगा। अच्छा, अगर वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बट हैविंग शेयर कैपिटल है, तब उसने कहा था अब दो तरह की होंगी। एक तो ये वाली लायबिलिटी तो यहाँ तक जो हमने देखा होगी ही होगी, लेकिन अगर कोई अनपेड शेयर्स हैं तो वो भी साथ में देने पड़ेंगे, सही है। अच्छा, यही बात वो आगे कह रहा है कि द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल इज रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट गारंटीज एज मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम। सही बात है भाई। फिर द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल इज रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ द गारंटी एज मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम। फिर आगे बात कर रहा है in addition to unpaid amount on shares if any। बोला ये वाली लायबिलिटी तो होगी, लेकिन ये in addition to उस वाली अमाउंट होगी जो अनपेड रिमेनिंग अमाउंट है उसके शेयर्स के ऊपर। ठीक है ऑनलाइन वालों, क्लियर है हम यहाँ पे? इतनी सारी डेफिनेशन को वर्ड टू वर्ड याद रखना एग्जामिनेशन तक, इज इट ह्यूमनली पॉसिबल? भाई बिल्कुल पॉसिबल है। तुम बायोलॉजी के स्टूडेंट से पूछो, अजीब व गरीब से नाम याद करते हैं वो, ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने भी याद किया था यार, मतलब आप लोग याद करो और लिख के उसको साइड पे कर दो, फिर लिखोगे याद हो जाएगा। और फिर कोशिश करो फ्लो चार्ट से पढ़ोगे ना तो खुद ब खुद दिमाग में चिपक जाता है। अब या फिर इस तरह से तुम अपने साथ में नोट्स भी बना सकते हो। तुमने बोला कि भाई इसके अंदर हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े, एक तो मैन डेफिनेशन है कि भाई उतनी अमाउंट लिमिटेड होगी जो वाइंडिंग अप के वक्त वो मेमोरेंडम में लिखा होगा कि देगा, सही है। और फिर उसके 2 सब पार्ट्स हैं, या तो हैविंग शेयर कैपिटल होगा, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल होगा। इस तरह से करके तुम इस तरह याद करोगे ना, इसमें 3 बातें इसमें 4 बातें, तो कोई पॉइंट मिस नहीं होगा। मैं इस तरह करता था। अच्छा जी, फिर आता है अनलिमिटेड कंपनी। ये इस बाय मेंबर्स लायबिलिटी की आखिरी टाइप है। अनलिमिटेड कंपनी मीन्स अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। सही है भाई। ये कहता है कि कोई जो है लिमिट नहीं है लायबिलिटी के ऊपर, पार्टनरशिप वाला हिसाब है इसमें, सही है। This has all the advantages of a normal company except that the liability of its members is not limited. In practice, unlimited companies are fairly rare.
बट आर समटाइम्स यूज्ड बाय द पार्टनरशिप स्टाइल बिजनेस। सही है भाई, पार्टनरशिप है लेकिन उनको बोलना है कि भाई हमें कंपनी खोलनी है, रजिस्टर करवानी है, पार्टनरशिप नहीं चलानी, तो उन्होंने कंपनी खोल दी। अब उसकी जो है लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है, बाकी सारे फीचर्स कंपनी वाले हैं। नहीं, वो वाला सीन नहीं है। अब वो कह भी सकते हो तुम, एक सेक्शन आज जो हम पढ़ने वाले हैं, एक सेक्शन 9 है, वो कहता है कि भाई अगर पार्टनरशिप है तुम्हारी तो उसके मैक्सिमम मेंबर 20 होने चाहिए, 20 से क्रॉस किया तो तुम्हें कंपनी बनानी पड़ेगी। अब अगर वो उनको अनलिमिटेड बनानी, अब वो बोलेंगे कंपनी बनानी है तो क्यों फिर अनलिमिटेड पे जाएंगे, लेकिन जा भी सकते हैं। सही है, सही बात कह रहे हो तुम, अगर वो चाहें कि भाई हमारी लाइबिलिटी वही हो तो हम अनलिमिटेड कंपनी खोल देते हैं, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब मैं आज तक नहीं देखी कहीं भी। फिर आते हैं हम टाइप्स बाय स्टेटस। सही है, अब इसके अंदर पहला हमने पढ़ा था सिंगल मेंबर कंपनी। अब सिंगल मेंबर कंपनी में हमने बोला था कि विच हैज ओनली वन मेंबर, वही डायरेक्टर होगा, और साथ में एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड लगा देते हैं ये। It is a company which consists of a single member who is also the director of the company. These companies are governed by special rules. Special rules यार इसके वो अपना स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटी के आईएफआरएस अलग हैं, तो वो इनके ऊपर अप्लाई होता है। सही है, इन दीज कंपनीज एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड is added to the name of the company. चलें जी, इसमें कोई सवाल है किसी का? है तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिंपल सिंपल है। इसकी एग्जांपल हमने खादी देखी थी, खादी जो वो क्लोथिंग ब्रांड है, वो सिंगल मेंबर कंपनी है। मोस्ट प्रोबेबली शायद कोई खातून चला रहे हैं, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। अच्छा जी, दूसरे टाइप है हमारे पास प्राइवेट कंपनी। सही, अदर देन एसएमसी। इसका मतलब ये है कि एसएमसी भी प्राइवेट लिमिटेड है, उसने लगा दिया एसएमसी पीवीटी लिमिटेड। अच्छा, इसने शॉर्ट फॉर्म लगाई है, हम शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना। सही है, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स। ये लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने देखा था आंसर में नहीं था। सही है, बाय इट्स आर्टिकल्स मतलब वो अपने आर्टिकल्स में लिख दो, अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तुम बना रहे हो उसके अंदर लिख दो कि हम ये 3 काम नहीं करेंगे। भाई, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू द ट्रांसफर इट शेयर्स save as otherwise provided in this act. Restrict the right to transfer its shares. भाई वो कह रहा है कि अपने आर्टिकल में लिख दो, सही है, कि आप जो है हमारा जो शेयर ट्रांसफर है उस पर रिस्ट्रिक्शन है, वरना ये सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट मतलब बोले वरना एक्ट में तो लिखा ही लिखा है। सही है, लेकिन तुम अपने आर्टिकल्स में भी डालोगे। सही है, फिर लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 50। अच्छा, 50 मेंबर होने चाहिए, लेकिन हमने बोला कि मेंबर, सर डायरेक्टर इज आल्सो मेंबर। हाँ, सिंगल मेंबर कंपनी के अंदर एक ही मेंबर है, वो मेंबर ही डायरेक्टर है। अच्छा, फिर ये पॉइंट बी में कहता है कि 50 मैक्सिमम बंदे होंगे, लेकिन वो बोल रहे हैं कि इंक्लूडिंग पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, नॉट इंक्लूडिंग, सॉरी। सही है, वो कह रहा है 50 के अंदर, लेकिन तुम वो एम्प्लॉयज काउंट नहीं करना, क्योंकि बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हमने देखी हैं, जैसे यूनिस टेक्सटाइल वगैरह हो गई, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, अब यहाँ पे हजारों लोग काम करते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनीज है। ठीक है, फिर पॉइंट सी कहता है प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। तो कह रहा है कि भाई तुम अपना जनरल पब्लिक में इनविटेशन नहीं देना, मतलब अखबार अखबार में नहीं लगाना कि हम जो है शेयर दे रहे हैं, आओ हमसे खरीद लो। तो ये चीजें मना है। लिस्टेड कंपनी कर सकती है, लिस्टेड कंपनी कर सकती है, आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन प्राइवेट कंपनी, लिस्टेड बोलना सॉरी, पब्लिक कंपनी कर सकती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी को अलाउड नहीं है। अच्छा, अगर एक दफा प्राइवेट कंपनी बन गई तो क्या प्राइवेट ही रहेगी? ये इसमें लिखा नहीं है शायद आगे, लेकिन मैं वैसे ही बता रहा हूँ। सर, लॉ में अलाउड है कि अगर प्राइवेट कंपनी बन गई तो वो चाहे तो अपना स्टेटस चेंज करा के पब्लिक कंपनी बन सकती है। अच्छा, वंस ये पब्लिक कंपनी बन गई, फिर हम कहते हैं कि अभी उसके पास ऑप्शन है कि वो अपनी सिक्योरिटीज अपनी लिस्ट करा दे या ना भी कराए। सही है, फिर पब्लिक कंपनी भी प्राइवेट कंपनी बन सकती है, मतलब वो बोले कि अपनी बाय बैक कर ले सारी और डीलिस्ट करा के स्टेटस चेंज करा दे।
लेकिन ऐसा देखा नहीं है। प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट होती है क्योंकि खुद कॉमन सेंस लगाओ कि एक प्राइवेट कंपनी मतलब छोटा सेटअप होगा, सही है, जरूरी नहीं है लेकिन मोस्टली छोटा होगा, सही है, लेकिन अब उसको एक्सपेंड होना है। अब प्राइवेट पैसों की एक लिमिट है, एक हद तक उसके पास अपने पैसे होंगे, अब उसको फंड्स लगाने होंगे। अब वो चाह रहा है कि मेरा बिजनेस इतना ग्रो हो गया है कि मैं एक्सपेंड करूं, तो जनरल पब्लिक के पास जाना पड़ता है पैसे लेने के लिए, और एक वो ब्रांड भी बन चुका होता है तब तक। एग्जाम्पल है तुम्हारे पास पैंथर टायर, लेकिन वो शायद पब्लिक की थी, बाद में लिस्ट हुई थी, प्राइवेट नहीं थी जहां तक मुझे याद आ रहा है, सही है, अभी वो रिसेंटली लिस्ट हुई है। पब्लिक अनलिस्टेड है, अब वो मतलब जनरल पब्लिक के पास नहीं जाती, लेकिन मतलब वो ऐड दे सकती है कि भाई हम शेयर दे रहे हैं, सही है। एक होता है प्रोस्पेक्टस के थ्रू जाना, सही है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी लिख देती है कि भाई हम जो शेयर इशू करने वाले हैं, हर कंपनी जो लिस्टेड है ना उसका प्रोस्पेक्टस अवेलेबल होगा, सही है। अब उसके ऊपर एक पूरा अलग से चैप्टर है, वो क्या उसके रूल होते हैं, किस तरह आता है, तो लिस्टेड कंपनीज मोस्टली वो इशू करती हैं, सही है। अब ये लेकिन जैसे मैं पब्लिक कंपनी में उसको शेयर चाहिए होंगे, तो ये किसी न किसी थ्रू आएगा, मतलब अगर मैं ऑफर कर रहा हूँ तो मैं इसको दे दूंगा, लेकिन मोस्टली उनको अपने पास ही रखने होते हैं शेयर्स, सही है। जैसे यूनिलीवर है, सही है, अब पब्लिक कंपनी है लेकिन अनलिस्टेड है, वो पहले लिस्टेड थी, फिर शायद ग्लोबल से कुछ उनका वो हुआ होगा सीन, उन्होंने क्या किया कि अपनी सिक्योरिटीज बाय बैक कर दी, उन्होंने बोला कि भाई अब हम डीलिस्ट हो रहे हैं, हम अनलिस्टेड हैं, अब उनके शेयर उन्हीं के पास है, सही है। अब तो नहीं बचेगी, मतलब जरूरी नहीं है, ट्रेड नहीं हो रही ना, यही तो है। अगर ये यही है कि लिस्टेड कंपनी होती फिर तो मतलब वो थोड़ी बोल सकते कि हम नहीं बेचना चाह रहे फिलहाल, बाद में आना है, नहीं ट्रेड स्टॉक एक्सचेंज पे है, तो मैं तो डायरेक्टली अपने फोन से खरीद सकता हूँ, सही है, बैठे बैठे, तो उसके ऊपर किसी को बताने की नीड ही नहीं है, इसीलिए तो उनकी जो है स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। अब उन्होंने डीलिस्ट कर दी है, इसका मतलब यही है ना कि अब वो नहीं चाह रहे कि लोग खरीदें, समझ रहे हो। अच्छा जी, फिर एक प्रोवाइजो आ रहा है, प्रोवाइडेड दैट वेयर टू और मोर पर्सन होल्ड वन और मोर शेयर्स इन अ कंपनी जॉइंटली, दे शैल फॉर द पर्पज ऑफ द डेफिनेशन बी ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर, सही है। अब वो कह रहा है कि जॉइंटली ले लिया है, हमने एग्जांपल दी थी, वो लड़के की आया नहीं है, हमने बोला था कि उसने और 20% शेयर लिया, अब उसके पास पैसा नहीं है, कुछ पैसे मैंने मिला के हमने जॉइंटली ले लिया, लेकिन कंपनी की नजर में हम दोनों एक ही यूनिट है, सही है। प्राइवेट कंपनीज आर यूजली स्मॉल एंड मीडियम साइज फैमिली बिजनेसेस, अब ये अपनी तरफ से इसने लाइन डाली है, ये एक्ट में नहीं है, सही है? तो ये याद करने की नीड नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं अपने स्टडी नोट्स दे दूँ जिसमें सिर्फ रेलेवेंट चीजें, सही है, बस ये चैप्टर के बाद दे दूंगा साथ साथ। फिर पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन आ रही है, चलो जी। पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। हमने कहा था कि भाई लॉ ने इतनी सिंपल सी डेफिनेशन दे दी कि जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है, लेकिन हमने कहा था कि लॉ ने कह दिया कि भाई एक दफा बता दिया ना प्राइवेट कंपनी क्या है, अब जो प्राइवेट कंपनी नहीं है उसको तुम तस्वर कर देना कि वो पब्लिक कंपनी है। फिर हमने इसको उस चीज से कनेक्ट किया था, हमने बोला था नॉट अ प्राइवेट कंपनी मतलब तीन चीजें ये कर सकता होगा, उसमें ट्रांसफर ऑफ शेयर पे रिस्ट्रिक्शन थी, इस पे नहीं होगी, सही है। हमने बोला था उसके मैक्सिमम नंबर 50 होंगे, इस पे कोई लिमिट नहीं होगी, सही, और वो जो है इनविटेशन नहीं दे सकता होगा जनरल पब्लिक को, ये दे सकता है, सही है, यहाँ तक साथ है। पब्लिक कंपनी दे सकता है, सही है, लेकिन वो देता नहीं है, जनरली मैं बता रहा था, फर्क है। हाँ, पब्लिक अनलिस्टेड इनवाइट कर सकता है, मतलब सिक्योरिटीज एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं हो रहे, लेकिन पब्लिक में ट्रेड हो सकते हैं, एक्सचेंज को हटा के दूसरे मीन्स के थ्रू, समझ रही है बात, ये मैं बता रहा हूँ। एक्सचेंज एक सिर्फ मीन है बीच में, मतलब वो एक कंपनीज और शेयर होल्डर्स को कनेक्ट कर रहा है, मैं डायरेक्ट कंपनी के पास नहीं जा रहा, मैं एक्सचेंज से खरीद रहा हूँ, समझ रहे हैं। चलिए, डेफिनेशन आ जाए, एक नंबर की आएगी यही लाइन लिखोगे, सही है। अगर तुम्हें लगता है 4 नंबर की आ गई है तो फिर तुम लिख देना कि प्राइवेट कंपनी कौन सी वो चीजें थी, सही है। ये वाला नहीं टेस्ट हुआ है, नहीं, इसके कुछ मैंने पास पेपर कराए हैं ना, उसके अंदर मैंने
एक प्राइवेट कंपनी वाला ऑटम 2013 का कल सवाल कर रहा था। मतलब जो जो सवाल आए सारे हमने क्लास में किए, तो इस चैप्टर से आया ही कम है। सही है। इसका जो एक एनपीओ वाला टॉपिक है वो बहुत फेवरेट रहा है एग्जामिनर का, उसके पास पेपर हम करेंगे, बहुत सारे हैं उसके। आज भी हम जो टॉपिक पढ़ेंगे अथॉरिटीज वाला वो भी नहीं है, उसके अंदर बस 2 चीजें आएंगी। आज वाला अभी पढ़ते हैं ना, इसके बाद इसमें ही खत्म हो जाएगा, मसला नहीं है, छोटा सा। पब्लिक लिस्टेड कंपनी पे आते हैं फिर हम। सच फॉर्म ऑफ पब्लिक कंपनी वो सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। सही है। अच्छा वही बातें हैं, सही है सारी, ये तुम रीड करना है एग्जाम्पल्स वगैरह। पब्लिक सेक्टर कंपनी की भी एग्जाम, ये भी मैंने एग्जैक्टली यहाँ से कॉपी करके स्लाइड में पेस्ट किया था, उसको हमने तोड़ तोड़ के पढ़ा था। सही है। तो ये तुम लोग रीड कर देना, किसी को कोई भी मसला हो, अभी मैं नए टॉपिक पे जा रहा हूँ, इसमें पूरा टाइम लग जाएगा, लेकिन हम थॉरली देख लेते हैं थोड़ा सा। होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन है, होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी व्हिच इज अनदर कंपनीज होल्डिंग कंपनी इफ बट ओनली इफ दैट अदर कंपनी इज इट्स सब्सिडरी। तो उसने बोला था कि अगर तुम्हें जानना है कि होल्डिंग कंपनी क्या है तो तुम सब्सिडरी कंपनी देख लेना। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि होल्डिंग कंपनी वो होती है जो जिसकी सामने वाली कंपनी सब्सिडरी हो। तो लॉ ने सब्सिडरी की डेफिनेशन बताई है, होल्डिंग की उसने बोला खुद समझ लेना। सही है। तो सब्सिडरी की डेफिनेशन के वक्त हमने ये देखा था कि 2 पॉइंट होंगे विद रिस्पेक्ट टू होल्डिंग कंपनी, बताया उसने रिलेशन। तो उसने बोला था सब्सिडरी कंपनी वो है जिसमें होल्डिंग कंपनी पॉइंट है था कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड। दैट मींस के बोर्ड की कंपोजिशन उसके हाथ में हो। सही है। और दूसरा था एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स मोर देन वन हाफ ऑफ द वोटिंग सिक्योरिटीज ईदर बाय इटसेल्फ और थ्रू वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरीज। सही है। यही था एग्जैक्टली वही लफ्ज है। सही है। याद हो गए मुझे ही पढ़ा पढ़ा के। फॉर द पर्पज ऑफ द अबव, अब ये समझा रहे, ये डेफिनेशन है ना, अब ये भी एक्सप्लेनेशन है लेकिन ये बेरेक्ट का पार्ट है। सही है। तो अगेन अगर किसी के हाथ में स्ट्रेट एक्स है वो खुद से नोट करना चाह रहा है तो ये चीज आपको याद करनी है। सही है। ये भी एक्सप्लेनेशन है लेकिन ये बेरेक्ट में लिखी हुई है, वो जो एक्सप्लेनेशन थी एनालिसिस के ऊपर वो उसने खुद से दिया है। सही है। फॉर द पर्पज ऑफ द मीनिंग ऑफ सब्सिडरी कंपनी। अच्छा वो समझाने के लिए बोल रहा है कि कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी इवन इफ द कंट्रोल रेफर्ड इन द क्लॉज ए और क्लॉज बी, ये बी है ऑफ एन। बोल रहे हैं ये दोनों पॉइंट में से कोई भी पॉइंट होगा तो सब्सिडरी कंपनी होगी। सही है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो कह रहे हैं द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड शैल बी डीम्ड टू बी कंट्रोल्ड। मतलब ये डीम्ड का लफ्ज है ना, तब वो कहता है कि हम हमारी नजर में ये हो माना जाएगा। सही है। तो लॉ की नजर में माना जाएगा तो माना जाएगा। सही है। द कंपोजिशन ऑफ कंपनीज बोर्ड शैल बी डीम्ड टू बी कंट्रोल। मतलब हम कब तस्वुर करेंगे कि जो है बोर्ड का कंट्रोल है होल्डिंग कंपनी के पास बाय अनदर कंपनी, दैट मींस होल्डिंग कंपनी इफ दैट अदर कंपनी बाय एक्सरसाइज ऑफ पावर एक्सरसाइबल बाय इट एट इट्स डिस्क्रिशन कैन अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। सही है। हमने इसको उस पॉइंट के साथ कनेक्ट करके पढ़ा था अपने, जब हमने पढ़ा था इस पॉइंट के साथ, ए के साथ हमने बोला था बोर्ड की कंपोजिशन कैसे होगी भाई, अगर उसके पास पावर है कि वो सारे या मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकता है, रिमूव कर सकता है, तो वो होल्डिंग कंपनी है। अब कैसे कर सकता है, इसका प्रोसेस होता है डायरेक्टर्स के उसमें पढ़ेंगे। सही है। इलेक्शन होता है 3-3 साल में और क्या प्रोसीजर होता है, कैसे वोटिंग होती है, वो पढ़ेंगे। अच्छा भाई एग्जांपल है होली ओन सब्सिडरी 100% शेयर्स होंगे, वही बात लिखी हुई है 100% अगर होल्डिंग कंपनी ओन करती है सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स तो। लेकिन जो सब्सिडरी होगी वो कौन सी वाली सब्सिडरी होगी, होली ओन सब्सिडरी। सही है। होल्डिंग तो होल्डिंग ही होगी ना, 51 लेती है या 100% लेती है, होल्डिंग के अंदर कोई टाइप नहीं है। लेकिन सब्सिडरी के अंदर टाइप्स हैं कि अगर 51% तक है या 100 से कम है तो वो सब्सिडरी है, लेकिन 100 के 100 है तो वो होली ओन सब्सिडरी है। ठीक है। अच्छा ये टॉपिक हमने यहाँ से पूरा रीड कर लिया है। आज हम जो हमारा आज का टॉपिक है वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। यार ये आज वाला टॉपिक है, ये स्लाइड से मैं अगली क्लास में कनेक्ट कर दूंगा। सही है। तो आज ये हम स्टडी टेक्स्ट से ही पढ़ते हैं। यस। यार मैं अच्छा इसका समरी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस चैप्टर का ना पूरा। अब वो रिकॉर्डिंग ही दूं या वो लाइव क्लास में कराऊं, जैसा तुम लोग बोलोगे। रिकॉर्डिंग होगी तो वो अच्छी क्वालिटी की होगी। सही है।
मतलब 15 से 20 मिनट का लेक्चर होगा, पूरा चैप्टर उसमें स्लाइड्स के थ्रू रिवाइज करा दूंगा पूरा। रिकॉर्डिंग दे दो। मुजफ्फर भाई कह रहे हैं लाइव, मुजफ्फर आ जाना, मैं तुम्हें लाइव करा दूंगा, तुम सामने बैठ जाना, मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, एक ही हो तुम। चलें जी। अच्छा, इसके अंदर देखो, अथॉरिटीज, ऑफिशियल एंड मेंबर्स एंड रेजोल्यूशन। तो इसको मैं 1 बोल दूं, इसको मैं 2 बोल दूं, और इसको मैं 3 बोल दूं। तो ये इसके अंदर हमारे पास जो है ना, इसके अंदर एक तो हम चीज पढ़ेंगे कमीशन, जो इतने दिनों से हम लफ्ज यूज कर रहे हैं कि होता क्या है, और हम पढ़ेंगे रजिस्ट्रार। ऑफिशियल्स के अंदर हम पढ़ेंगे ऑफिसर की डेफिनेशन और बोर्ड की डेफिनेशन, सही है। और मेंबर में ऑब्वियसली मेंबर की डेफिनेशन पढ़ेंगे, सही है। और रेजोल्यूशन के अंदर हम देखेंगे कि वोटिंग सिक्योरिटीज क्या होती है, और हम देखेंगे कि रेजोल्यूशन कौन कौन सी होती है, इसके टाइप, सही है। तो ये इतना सही है, इसमें छोटा सा अभी खत्म हो जाएगा 15-20 मिनट में। चलें जी, ओके हुजैफा, सही है। हुजैफा वो तू ही था ना जो बोलता है जवाब दिया कर, मैं याद आ गया, तुम ही हो शायद। सही है भाई, ओके हुजैफा, नाराज हो जाते हो। द कमीशन मीन्स द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सही है। अब ये इदारे का नाम है पूरा, यहाँ से सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। लॉ कहता है कि कमीशन का मतलब है द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सेक्शन 3 of the Securities and Exchange Commission of Pakistan Act 1997, सही है। पार्लियामेंट से एक एक्ट पास हुआ था 97 में, उसके थ्रू एक इदारा बना था जिसका नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सही है। इसका ऑफिस इधर आई है चंडीगढ़ रोड पे, AFF के सामने, स्टेट लाइफ वाली बिल्डिंग में, सही है भाई। अच्छा, ये क्या करता है सर, ये कंपनीज को गवर्न करता है, जैसे FBR बना है, सही है। FBR क्या करता है भाई, वो टैक्स के मामला देखता है, सही है। तो अब FBR की तरह ये क्या करता है, ये कंपनीज को रेगुलेट करता है। अच्छा सर, ये जो पॉइंट है मतलब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सही है, मतलब ऐसे जनरली तुम लिख दोगे। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP established under the Securities and Exchange Commission of Pakistan Act 1997 was operationalized on 1st January 1999। अच्छा, जो इसका एक्ट आया था वो 97 में था, सही है, लेकिन ये कब बनी बिल्डिंग और ऑपरेशनलाइज कब हुआ, 1999, 2 साल लग गए भाई। SECP ने किसको रिप्लेस किया भाई, SECP नहीं आया तो हमने बोला ना, कंपनी तो इतनी पुरानी है, तब भी तो कोई रेगुलेटरी बॉडी होगी, सही है। तो उससे पहले क्या था, कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी थी एक, सही है, एक अथॉरिटी थी, वो रेगुलेट करती थी ये मामला। फिर क्या हुआ, द फॉर्मर कॉर्पोरेट रेगुलेटरी बॉडी इट हैज बीन वेस्टेड विद एडुकेट ऑपरेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अच्छा, SECP के अब जब बना तो उसको बिल्कुल बाइख्तियार कर दिया, बहुत सारी पावर्स दे दी, सही। अब वो पावर्स कौन सी हैं, वो SECP के एक्ट में और कुछ कंपनी लॉ में भी है। ऑफिसेस, भाई ऑफिसेस कहता है इसके कहाँ कहाँ है, द SECP हेड ऑफिस इज एट फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद में हेड ऑफिस है इसका, सही है। एंड इट हैज 8 रीजनल ऑफिसेस, कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस। भाई रीजनल ऑफिस है ना, जो कराची के मामला आते हैं, अब कराची की कंपनी जाएगी तो नहीं ना इस्लामाबाद, यहाँ तो इधर रीजनल ऑफिसेस बनाए हैं उन्होंने। अच्छा, 1 एट फेडरल कैपिटल है, और 4 सूबों में हो गए, कितने हो गए, 5। एंड 3 इन अदर मेजर सिटीज, जैसे मुल्तान हो गया, फैसलाबाद एंड सक्कर, सही है। ये चीजें ऐसी हैं, ये यहाँ से, ये जनरल हिस्ट्री है, ये याद करने के लिए, आपके पेपर से इसका कोई ताल्लुक नहीं। हमारे पेपर से बस ये डेफिनेशन अगर पूछे तो पूछ सकता है, आज तक ये टेस्ट नहीं हुई है। अच्छा, पावर्स एंड फंक्शंस, पावर क्या है SECP के पास, सर पावर के अंदर उसने एज सच कुछ पावर बताई नहीं है, आए देख लेते हैं, सही। वो कहता है द कमीशन शैल एक्सरसाइज सच पावर्स एंड परफॉर्म सच फंक्शंस एज आर कन्फर्ड ऑन इट बाय और अंडर कंपनीज एक्ट 2017।
अच्छा वो बोल रहा है जो कंपनीज एक्ट के अंदर पावर्स बताई हुई है, ये कौन सी पावर्स हैं? अब जो रेलेवेंट टॉपिक होगा ना, जो भी हम पढ़ेंगे उसमें देखना एक एक लाइन आ रही होगी हर जगह कि अगर ये नहीं किया तो कमीशन ये कर देगा, कमीशन पिनलाइज कर देगा, सही है। कमीशन के पास अख्तियार है। कल हम एक चीज देख रहे थे कि कमीशन पब्लिक सेक्टर की डेफिनेशन, उसमें हमने बोला था ना कि कंपनी के पास पावर है कि वो डायरेक्टर अपॉइंट कर देगी, लेकिन ये मत समझना है कि वो पब्लिक सेक्टर कंपनी बन गई है। तो ये भी वन ऑफ इट्स पावर्स है, सही है, इस तरह लॉ ने बताई हुई है। अच्छा फिर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द कमीशन अंडर कंपनीज एक्ट 2017 आर in addition to the powers and function of the commission under the Securities and Commission of Pakistan Act 1997। अच्छा वो कहते हैं कि ये जो कंपनी लॉ की पावर्स हैं ये तो हैं, लेकिन ये इन एडिशन टू कौन सी पावर्स हैं? जिस लॉ के तहत ये बना था उस लॉ ने भी तो कुछ पावर्स दी होंगी ना भाई। तो वो कहता है कि उन पावर्स के अलावा ये पावर्स हैं, ठीक है। फिर SCCP has been vested with lot of powers under the Companies Act 2017। 2017 एक्ट ने भी पावर्स दी हैं एंड अदर रेलेवेंट लॉज, जैसे कि ये कमीशन एक्ट हैज गॉट पावर्स टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज एंड अदर कंपनीज। इसका मतलब सारी कंपनीज, सही है। अब वो कहता है कि इसके पास लॉ ने पावर दी है, डिफरेंट लॉज ने, एक तो उसके अपने लॉज ने और कंपनीज एक्ट ने क्यों दी है कि भाई कंपनीज के जो अफेयर्स हैं उनको रेगुलेट करो। कंपनीज में ऑर्डिनेंस इंश्योरेंस कंपनीज भी होंगी, बैंकिंग कंपनीज भी होंगी और अदर कंपनीज भी होंगी। फिर कहता है लॉ हैज वेस्टेड वेरियस पावर्स टू HCCP एंड आल्सो फेडरल गवर्नमेंट is empowered to vest its power to the SCCP to the extent it thinks fit। अब वो कहता है कि कोई मिनिस्टर है, सही है, जो रेलेवेंट मिनिस्टर है, ऐसा नहीं है कोई भी मिनिस्टर, अब उसने बोल दिया कि भाई कुछ पावर गवर्नमेंट डायरेक्टली SCCP को दे रही है बगैर किसी लॉ के, मतलब जो एक्ट के अलावा, तो वो भी दे सकता है, सही है। तो एज सच इसने कोई पावर्स नहीं बताई कि ये भी कर सकता है ये भी कर सकता है, उसने सिंपली क्या कर दिया, जनरल बात कर दी। उसने बोल दिया कि भाई जो कंपनीज एक्ट ने दी हो, जो उसके अपने लॉ ने दी हो या गवर्नमेंट दे दे, वो सारी पावर्स SCCP एक्सरसाइज कर सकता है। अच्छा क्यों दी है? रेगुलेट करने के लिए अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कौन कौन सी कंपनी? इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज एंड अदर कंपनीज। इन शॉर्ट के जो सारी कंपनीज हैं उनको रेगुलेट करता है SCCP, ठीक है जी। स्टेट बैंक के रूल्स और वो रेगुलेशन लगते हैं, लेकिन SCCP में भी, SCCP भी उनके ऊपर है ना, SCCP भी ऊपर है ना। आगे बढ़े ऑनलाइन। अच्छा जी फिर एक चीज आती है रजिस्ट्रार। सर रजिस्ट्रार जैसे FBR का कमिश्नर होता है ना, FBR तो भाई पॉलिसीज बनाता है, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस करता है, इसी तरह कमीशन जो है वो स्ट्रेटेजिक रूल्स बनाता है, स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज बनाता है। अब रजिस्ट्रार क्या करता है? ऑपरेशनल काम करता है कि भाई कंपनी रजिस्टर करवानी है, रजिस्ट्रार के पास चले जाओ, मेरे मसले हैं, कोई भी मसला है, मुझे नाम रिजर्व करवाना है कंपनी बनाते हुए, मैं रजिस्ट्रार के पास चले जाऊंगा। तो डे टू डे के जो ऑपरेशन होते हैं, वो कंपनीज के जो मसले होते हैं, कंपनीज का जो सेक्रेटरी होता है वो जाता है, या कोई रेलिवेंट बंदा होता है वो जाता है रजिस्ट्रार और उससे डील करता है मामला, सही है। अच्छा रजिस्ट्रार की डेफिनेशन ये आज तक आई नहीं है, वैसे आ सकती है एक दो नंबर की अगर आए तो। रजिस्ट्रार मीन्स अ रजिस्ट्रार, an additional registrar, an additional joint registrar, a joint registrar, a deputy registrar, or an assistant registrar, or such other officer as may be designated by the commission performing duties and function under the Companies Act 2017। अब रजिस्ट्रार के डेफिनेशन में उसने क्या बताया? डेजिग्नेशन बताया है कि रजिस्ट्रार कौन कौन से तरह के होते हैं भाई। एडिशनल रजिस्ट्रार होता है, जॉइंट रजिस्ट्रार होता है, फला फला, ये 4 5 6 जो भी है डेजिग्नेशन, ये रजिस्ट्रार है लॉ की नजर में, तो ये। अच्छा अब इसकी क्या पावर्स एंड ड्यूटीज हैं? द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ रजिस्ट्रार स्टार्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज, सही है। आप कंपनी रजिस्टर करवाने जाते हो ना, वहां से उसकी अथॉरिटी होती है। आप कंपनी कराने जा रहे हो, वो चाहे सेटिस्फाई होगा तो प्रोसेस आगे बढ़ाएगा, सही है, वरना वो क्या देगा भाई, अपनी ऑब्जर्वेशन लिख के दे देगा, ये सही करके आओ, इस फॉर्म में ये मसला है ये मसला है। तो वो कह रहा है रजिस्ट्रार की पावर्स उधर से ही शुरू हो जाती है, ठीक है। टू रिसीविंग वेरियस डॉक्यूमेंट्स, भाई रजिस्ट्रार चाहे तो डॉक्यूमेंट्स कॉल कर सकता है, उसको बोलता है ये डॉक्यूमेंट लाओ दिखाओ, सही है।
तो ये उसकी पावर्स हैं, which the companies are required to submit to the authorities under the Companies Act 2017। सही है। और फिर ड्यूटीज क्या है, पावर्स की तो बात कर ली। ही कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ मॉर्गेजेस एंड चार्जेस एंड ऑल्सो कीप्स track of the company routine documents beside his powers to call the officers of the company including director वगैरह। अच्छा वो कह रहा है कि रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड भी मेंटेन करना होता है, वो ये उसकी ड्यूटीज में आएगा। सही है। अब मॉर्गेजेस एंड चार्जेस क्या होता है सर, ये आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। कंपनी को जब फाइनेंसिंग चाहिए होती है ना, तो हिपोथेसिस और ये चार्ज वगैरह, मतलब अभी देसी लफ्जों में बताऊं तो कोई चीजें गिरवी रखवाते हैं। सही है। फिर उसका एक रिकॉर्ड होता है। अब वो लॉ ने टाइम फ्रेम दिया होगा कि इतने टाइम के अंदर तुम ये चीजें जमा करा देना, तो रजिस्ट्रार वो रिकॉर्ड रखना उसकी ड्यूटीज में आता है। अच्छा, लेकिन उसके साथ उसके पास पावर्स भी बता रहे हैं कि उसके पास पावर होती है कि भाई वो उसको अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है, वो कंपनी के किसी भी ऑफिसर को बोल सकता है कि तुम आओ मेरे ऑफिस में, डायरेक्टर को भी बुला सकता है, दूसरे भी ऑफिस हैं जो रेलिवेंट मतलब काम हो, उस रेलिवेंट बंदे को भी बुला सकता है फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो या किसी चीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हो कि ये क्यों किया, ये मैं बताऊँ। And he is also empowered to inspect the books and records of the company. He may seize the books and records if he believes that seizure is necessary to reach out certain facts by SSAP। भाई वो चाहे तो वो बोले कि भाई तुम ये रिकॉर्ड लेके अपना मेरे ऑफिस आ जाना। सही है। अब उसको लगता है कि घपला हुआ है, तो उसके पास ये पावर है कि वो सीज भी कर सकता है। अच्छा, मतलब ऐसा भी नहीं है कि टसल हो रजिस्ट्रार से मेरे, वो रोज मुझे बुला रहा। तो सही है। अब फिर आप क्या करते हो, इसके जो डिसीजन है आप जो है एससीसीपी या कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। सही है। रजिस्ट्रार की रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या होती है यार, ये एससीसीपी के रूल्स में लिखी होगी तुम्हारे पास। रजिस्ट्रार बनना है तुम्हें, पढ़े लिखे होते हैं। ऑफिशियल इन अ कंपनी। सही। ऑफिशियल्स के हमने बोला था कि भाई हम इसमें दो चीजें पढ़ेंगे, ऑफिशियल की डेफिनेशन और बोर्ड की डेफिनेशन। सही है। नहीं भाई, ये खत्म होने वाला है बस। ऑफिसर इंक्लूड्स एनी डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी और अदर ऑथराइज्ड ऑफिसर्स ऑफ अ कंपनी। सही है। अब इस तरह की डेफिनेशन जो होती है ना लॉ की, उसमें जनरली यही बताता है, रैंक बता देता है। अब वो हम मतलब पीओसी तो पढ़ नहीं रहे कि वो बताए कि डायरेक्टर्स कौन होते हैं या रजिस्ट्रार क्या होता है, बोलता है वो गूगल कर लेना। सही है। लेकिन लॉ की नजर में वो बस डेजिग्नेशन बता देता है कि मेरी नजर में ये ऑफिसर है। सही है। डायरेक्टर ऑफिसर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सीएफओ ऑफिसर है, कंपनी सेक्रेटरी है वो ऑफिसर है। सही है। और जो दूसरी अथॉरिटीज है उनको वो कहता है कि वो ऑफिसर्स हैं लॉ की नजर में। आसान सी डेफिनेशन है। आगे बढ़ते हैं भाई। बोर्ड। अब बोर्ड क्या होता है भाई, ये वाला बोर्ड नहीं है। सही है। अब लॉ की नजर में बोर्ड वो होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो टीम होती है ना, उसको वो कहता है कि मेरी नजर में इसको मैं बोलूंगा बोर्ड। सही है। बोर्ड इन रिलेशन टू अ कंपनी मींस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। सही है। बस ये इतनी सी डेफिनेशन है, ये फिर उसको समझाने के लिए बोला है। द मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स आर कॉल्ड बोर्ड मीटिंग्स इन विच दे मेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। अब हम मीटिंग में पढ़ेंगे। मीटिंग्स एक तो जनरल मीटिंग होती है, शेयर होल्डर्स की होती है, एक बोर्ड की मीटिंग होती है। अब बोर्ड की मीटिंग जाहिर है उसमें सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर की मीटिंग में शेयर होल्डर भी होते हैं। ये पूरी डिटेल्स इसके आगे चैप्टर मीटिंग वाले में हम पढ़ेंगे। सही है। उज़ैफा साथ चलेंगे। फिर अच्छा, बोर्ड की डेफिनेशन के बाद फिर मेंबर्स की डेफिनेशन आती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ चुकी है। सही है। अच्छा, हमने एक तरीका पढ़ लिया था मेंबर बनने का हमारी पहली पहली क्लास में, जब हम शेयर होल्डर वर्सेस मेंबर्स की बात कर रहे थे। सही है। कौन सा तरीका था वो? हाँ सही है। शेयर हमने उस दिन पढ़ा था कि भाई शेयर होल्डर बनने का एक तरीका है शेयर खरीद लो, मेंबर बनने का वन ऑफ द एक तरीका वो था कि शेयर खरीद लो। अब हम पढ़ेंगे दूसरे कौन से तरीके हैं जिनसे लॉ की नजर में आप मेंबर बन जाओगे। सही है। तो लॉ कहता है द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर
deemed to have agreed to become members of the company on its registration। सही है। वो कह रहा है कि भाई डीम्ड, मैंने बोला था ना, वो तस्वीर कराता है कि लॉ की नजर में हो जाओगे। सही है। वो कह रहा है कि सब्सक्राइबर कौन होते हैं? इनिशियल मेंबर्स होते हैं। कि मेमोरेंडम है ना, जो साइन करते हैं, सिग्नेचर करते हैं अपने मेमोरेंडम के ऊपर, कंपनी बनाने वाले लोग। सही है। लॉ कहता है कि जिस टाइम कंपनी रजिस्टर हो रही है, सही है, मेरी नजर में तुम उसी वक्त मेंबर बन गए। अब कोई शेयर्स नहीं है, अभी तक कंपनी बनती है, शेयर वेयर इशू नहीं होते, वो तो बिल्कुल सादा खुशबू, अभी सिर्फ फॉर्म गया है, रजिस्टर हुई है कंपनी। लॉ कहता है मेरी नजर में तुम जो 5-6 लोगों को, जितने भी हो जिन्होंने कंपनी खड़ी की है, साइन किए हैं मेमोरेंडम पे अपने, मेरी नजर में तुम मेंबर हो। तो एक और तरीका हमने ये देख लिया। सही है। फिर कहता है एंड एवरी अदर पर्सन to whom is allotted or who becomes the holder of any class or kind of shares। ये हमने पहली क्लास में देखा था कि शेयर ले लो तो भी मेंबर बन जाओगे। अब इसके अंदर बस उसने थोड़े से लफ्ज ऐड कर दिए कि क्लास और काइंड ऑफ शेयर्स। अब शेयर की डिफरेंट क्लास होती है, डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे प्रेफरेंस शेयर, ऑर्डिनरी शेयर, तुम पढ़ के आ चुके होगे। सही है। अब ये इसका अलग से चैप्टर है, डिटेल में तो उसी में देखेंगे, लेकिन कहने का मकसद ये कि शेयर की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। वो कहते हैं कोई भी टाइप का शेयर हो तो तुम मेंबर बन जाओगे। भाई दो चीजें होंगे, एक तो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम जो होते हैं वो मेंबर है। सही है। और दूसरा जिनको शेयर अलॉट हुए या जिन्होंने शेयर खरीदे। सही है। कोई भी क्लास और टाइप का शेयर हो वो मेंबर है। अब फिर तीसरी चीज पढ़ते हैं, इन रिलेशन टू अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। सही है। एनी पर्सन हु हैज अग्रीड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी। सही है। अब नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, मेंबर कौन होगा इसमें? कौन सी कंपनी आएगी? भाई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में हमने देखा था कि अब उसको मेंबर बनना है ना, तो लॉ कहता है कि भाई तुम मेंबर कब तस्वर किए जाओगे? जब तुमने भाई, जहां तुमने गारंटी दी कि भाई कंपनी बंद होगी तो मैं इतने पैसे दूंगा। क्यों दोगे? इसलिए दोगे कि क्यों तुम मेंबर हो कंपनी के। अब सही है। तो एक तरीका ये है कि अगर लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी है या नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, तो वो उसने अमाउंट अग्री किया होगा मेंबर बनने के लिए, तो वो भी मेंबर है। फिर कहता है एंड हुज नेम्स आर एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स आर मेंबर ऑफ द कंपनी। इसके अलावा भाई जिन जिनका नाम आ रहा है रजिस्टर में मेंबर्स के, जैसे शेयर होल्डर में मेंबर्स का रजिस्टर होता है। सही है। अब उसके अंदर जिनका नाम आ रहा है वो मेंबर्स है। सही है। तो अभी हम वापस से रिकॉल करते हैं। सही है। पहली चीज, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एसोसिएशन आर डीम्ड टू बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के वक्त भाई जब तुम लोगों ने साइन कर दिए मेमोरेंडम पे, तो लॉ कहता है मेरी नजर में तुम अब मेंबर बन गए हो। सही है। और इसके अलावा फिर दो लोग और बताए उन्होंने, एक तो उसने वो कहा कि टू whom is allotted और who becomes the holder of any class or kind of shares। किसी भी तरह का शेयर ले लिया तुमने या तुम्हें अलॉट हुआ तो तुम मेंबर बन गए। और फिर कहता है नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है। अब ऊपर शेयर वाली एग्जांपल दे दी ना। अब कहता है क्या अगर व्हाट इफ के शेयर ही ना, शेयर कैपिटल ही ना हो, फिर कैसे बनोगे? तो करेगा कि हु हैज अग्रीड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी। मतलब तुमने अग्री किया होगा कि मैं तुम्हारी कंपनी का मेंबर बन रहा हूँ। जैसे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में मेंबर कैसे बनते हैं कि मैंने अग्री किया, मैं मेंबर बन रहा हूँ, मैं इतने इतने पैसे जब तुम बंद होगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। सही है। तो वो भी मेंबर है। और फिर इसके अलावा जिन जिन के नाम मेंबर के रजिस्टर में आ रहे हैं वो मेंबर है। फिर ये एक जनरल बात कर रहे हैं आगे। सही है। ये अब जो है वो उसमें नहीं है हमारे, जनरली बात बता है। द टर्म शेयर होल्डर एंड मेंबर इज यूज इंटरचेंजेबली। सही है। अब हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि दोनों को तुम एक साथ यूज कर लेना, लेकिन जो हमने बोला था मेंबर जो है वो ब्रॉडर टर्म है। क्यों? क्योंकि मेंबर मल्टीपल तरीकों से बन सकते हो, शेयर होल्डर बनना है तो एक ही तरीका है। सही है। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। अदील इज अ मेंबर ऑफ एबीसी लिमिटेड गारंटी लिमिटेड, गारंटी है। सही है। पॉइंट नंबर बी, which does not have share capital। सही बात है भाई। Adil has guaranteed to contribute an amount of 1 million if needed in case of winding of the company। अब उसने बोला है कि भाई जब तुम वाइंड अप हो रहे हो तो मैं तुम्हें 1 मिलियन दे सकता हूँ। Adil is a member of ABC Guarantee Limited, but there are no shareholders in this company। सही है। अब शेयर होल्डर है ही नहीं तो मेंबर कैसे बन गया? मेंबर कैसे बन गया? उसने बोला था 1 मिलियन दे दूंगा। सही है। फिर है Maria along with other members of her family subscribed to a memorandum for registration of company XYZ Private Limited। The company
has been registered but share certificates have not been printed and lotted yet. Maria is a member of the company although she does not technically hold any shares. बोल रहे अभी शेयर अलॉट ही नहीं हुए लेकिन सब्सक्राइबर है ये, सही है, पूरी फैमिली इसकी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है, तो लॉ कहता है वो भी मेंबर बन जाएंगे, पहला पॉइंट है, सही है। अच्छा फिर हम आते हैं टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन। उसके अंदर सबसे पहले ये वोटिंग राइट्स बता रहे हैं, टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन में आना नहीं चाहिए लेकिन इसने घुसा दिया है इधर, तो पढ़ लेते हैं, सही है। वोटिंग राइट्स की डेफिनेशन है, ये भी नई डेफिनेशन आई है, पहले नहीं होती थी। वोटिंग राइट्स मीन द राइट ऑफ मेंबर्स of a company to vote on any matter in a meeting of the company, either present in person or through video link or by proxy or by means of postal ballot। सर इसका क्या मतलब है? वो कह रहा है वोटिंग राइट्स का मतलब ये है कि मेंबर के पास इख्तियार है कि मीटिंग में वोट करे, सही है भाई। अगर वोटिंग राइट शेयर की इसकी बेसिस पे नहीं होते, सही है, तो ऐसा होता ना कि ये बोलता कि भाई इसके पास 5% है, मेरे पास 15% है, दोनों को अगर एक एक वोट ही होता है, एक जितने वोटिंग राइट है, तो मैं बोलता क्या फायदा मेरे ज्यादा शेयर खरीदने का। तो जिसके पास जितने ज्यादा शेयर उसके पास उतनी ज्यादा वोटिंग राइट्स है, सही है। लेकिन वो कहते हैं कि अब मीटिंग में कैसे आ सकते हो? प्रेजेंट इन पर्सन, या तो खुद चल के आओ, सही है। थ्रू वीडियो लिंक, कंपनी को बोल दो कि भाई मैं नहीं आ सकता, मुझे वीडियो लिंक फैसिलिटी दे दो, कंपनी वीडियो लिंक फैसिलिटी देती है, मीटिंग के चैप्टर में डिटेल में आएगा, सही है। और बाय प्रॉक्सी, अब ये अलाउड होता है कि मैं बोलूं भाई सुफियान का नाम लिख के दे दूं, एक प्रॉक्सी फॉर्म आता है, सही है, मैं वो फॉर्म भरूं, मैं बोलूं भाई मेरी जगह पे वोट देने के लिए सुफियान आएगा, सही है, तो सुफियान कौन हुआ? मेरा प्रॉक्सी हो गया, मैंने इसको अपना प्रॉक्सी बना के भेजा। तो कह रहा है बाय प्रॉक्सी और बाय मीन्स ऑफ पोस्टल बैलेट। मैंने क्या किया, पोस्ट से भेज दिया अपना वोट, पर्चे पे नाम लिख के भाई मैं ये चाहता हूँ, मैंने लिख के भेजा। आईकैप के इलेक्शन हुए थे ना, तो उसमें 5-6 बाबे थे जो आ नहीं सकते थे, तो उन्होंने क्या किया था, घर से एक पोस्टल के थ्रू अपना वोट भेजा था, सही है। Provided that attending of meeting through video link shall be subject to such facility arranged by the company in any manner specified से, ये आगे चैप्टर में दिया हुआ है कि इसका पूरा तरीका है। वीडियो लिंक फैसिलिटी ऐसा तो नहीं हर कोई मुंह उठा के बोलते मैं नहीं आ रहा, तो उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ कानून है, वो आगे मीटिंग के चैप्टर में पढ़ेंगे। ये 2 डेफिनेशन है बस, यहाँ अगली क्लास में, चलो सही, अगली क्लास में फिर स्लाइड से ही पढ़ेंगे इसको, सही है। चलें जी, आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं, अल्लाह हाफिज।